नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं आज की इस वीडियो में बिहार जीके से संबंधित प्रश्न पर बात करेंगे और इस वीडियो में जो क्वेश्चन संकलन किया गया है वो स्पेशल बिहार से संबंधित ही प्रश्न इसमें बनाया गया है। तो अगर बिहार से संबंधित कोई एग्ज़ाम है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। किस शिलालेख में मौर्य सम्राट अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है? तो भाब्रू बैराट शिलालेख में। उसके बाद है किस बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों में विभाजित हो जाता है? तो चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में होता है जो कश्मीर में पड़ता है। प्रथम बौद्ध संगीति पर बात करें तो राजगृह, दूसरा वैशाली और तीसरा देखेंगे तो पाटलिपुत्र, और चौथा जो हुआ था कुषाण वंश के शासक कनिष्ठ के संरक्षण में हुआ था, चौथी बौद्ध संगीति। हम उसके बाद आगे देखेंगे कि हिनसांग के नालंदा विश्वविद्यालय में आगमन के समय, जब वह नालंदा विश्वविद्यालय में उनका आगमन हुआ था तो उस समय कौन था कुलपति यानी चांसलर? तो बताएंगे आचार्य शिलभद्र। आचार्य शिलभद्र क्या थे? कुलपति थे, है ना, कुलपति थे, कुलाधिपति थे। उसके बाद है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक के द्वारा किया गया? तो कहेंगे कि धर्मपाल के द्वारा किया गया था। यह प्राचीन विश्वविद्यालय बिहार के जिले भागलपुर में स्थित है, जो बौद्ध धर्म के वज्र संप्रदाय के शिक्षण का प्रमुख केंद्र। अगर वज्र और वक्र से अगर याद करेंगे तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में वज्रयान संप्रदाय के लिए स्पेशल वहाँ क्या था? शिक्षण का प्रमुख केंद्र था। बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? कौन मुस्लिम विजेता था जिन्होंने नालंदा और वदंतपुरी विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था? तो कहेंगे बख्तियार खिलजी, जो इसका पूरा नाम है। आगे बख्तियार खिलजी 1198 ईस्वी के आसपास कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बिहार और बंगाल पर आक्रमण कर भारी तबाही मचाई थी। वो किसके समय? तो ये प्रश्न यहाँ से बनाया जा सकता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। उसके बाद मिथिला के कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कहेंगे हरि सिंह देव जो है अंतिम शासक था, जिसके समय गयासुद्दीन तुगलक का अभियान हुआ था। उसके बाद है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसकी स्थापत्य शैली क्या है? तो सासाराम में स्थित है और स्थापत्य शैली अष्टकोणीय है, अष्टकोणीय स्थापत्य शैली है ना। उसके बाद है यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कृत्रिम झील के बीच में ऊंचे चबूतरे पर यह निर्मित है, शेरशाह का मकबरा। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार किस वर्ष प्रदान किए थे? तो 12 अगस्त 1765 में वो दीवानी अधिकार प्रदान किए थे सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब यहाँ पर बात करेंगे थोड़ा सा, तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। विजय के बाद अंग्रेजों और मुगल सम्राट के बीच इलाहाबाद की संधि के तहत ये अधिकार दिए गए थे। प्रश्न पूछा जा सकता है किसके तहत अधिकार दिए गए थे? इलाहाबाद संधि के तहत। कब हुआ था इलाहाबाद संधि? 65 में। कई बार एग्जाम में आए हुए प्रश्न होते हैं। यहाँ पर आगे देखेंगे बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी, जो बाद में स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य केंद्र बना? मजहरुल हक ने किया था सदाकत आश्रम की स्थापना। सदाकत आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मजहरुल हक ने किया था। और ख़ास बात यह है कि यही जो है सदाकत आश्रम आगे स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य केंद्र बन गया था। स्वतंत्रता आंदोलन का क्या बन गया था? मुख्य केंद्र बन गया था। उसके बाद देखेंगे असहयोग आंदोलन के समय राष्ट्रीय शिक्षा और गतिविधियों को बढ़ावा देने
देने के उद्देश्य से आश्रम की स्थापना पटना में की गई थी। ये सदाकत आश्रम कहाँ है तो कहेंगे पटना में। और असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा और गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा और गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पटना में सदाकत आश्रम मजरूल हक के द्वारा क्या किया गया था बाबू, स्थापना किया गया था। वर्ष 1922 में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार के किस स्थान पर हुआ था? 1922 में 37वां है ना, 1922 में 37वां अधिवेशन बिहार के किस स्थान पर हुआ था? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये इम्पोर्टेंट है कि गया में हुआ था। जो 1922 में 37वां हुआ था वो गया में हुआ था। और CR दास क्या थे? CR दास मतलब अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। इसके पूर्व बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन 12 में हुआ था। देखो पहला अधिवेशन 12 और 22 ध्यान देगा 10 साल पहले हुआ था, यानी 1922 में हुआ था पहला, और फिर 1922 में हुआ, बाद में वाला हुआ है, लेकिन पहला क्या हुआ है? पहला 1912 में है ना। जो 1922 में हुआ था बिहार में, बिहार के गया जिला में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, वो 37वां था। अब बिहार के लिए 37वां अधिवेशन था। अब बिहार में पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1912 में हुआ था। बांकीपुर पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में। और अध्यक्षता कौन थे? मुधोलकर की अध्यक्षता में हुआ था। क्या बोलेंगे? मुधोलकर है ना। मुधोलकर की अध्यक्षता में बांकीपुर जो हुआ था 1912 में सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन, उनमें मुधोलकर, क्या बोलेंगे? मुधोलकर की अध्यक्षता में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा के सचिव कौन थे? तो सचिव कौन थे बाबू? तो श्री कृष्ण सिंह सचिव थे और ये अध्यक्ष थे, है ना। स्वामी सहजानंद सरस्वती AEDO के एग्जाम में आया था, मतलब कहीं ना कहीं से ठोक ही देगा, दे ही देगा प्रश्न। अध्यक्ष थे, कब की बात है? 1929। हाँ, ये जो है कि किसान सभा की स्थापना 29 में होता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में होता है। ये डेटा बहुत ज़रूरी है। 29 में होता है। अध्यक्ष कौन रहते हैं? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और सचिव कौन रहते हैं? श्री कृष्ण सिंह। और सोनपुर मेले के शुभ अवसर पर की गई थी। सोनपुर मेले के शुभ अवसर पर की गई थी। वहाँ किसान लोग ज़्यादा आता है ना सोनपुर मेला में। वहाँ जानवरों का क्या है? स्पेशल मेला लगता है, तो किसान लोग का आगमन होता है। तो किसान के आगे उत्थान के लिए ये जो ये सभा लगाया गया था ना, इस स्पेशल किसान पर ही बात चल रहा था। उसके बाद आगे हम बात करेंगे तो बिहार में चंपारण एग्रेरियन कमेटी है ना, एग्रेरियन कमेटी। बिहार में चंपारण एग्रेरियन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? एग्रेरियन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे जिसने 3 कठिया प्रथा को समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो यह है सलाई, GS सलाई है ना, जिसको सले भी पढ़ेंगे। तो चंपारण एग्रेरियन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो बोलेंगे FG सलाई। FG सलाई थे जो 3 कठिया प्रणाली को समाप्त करने की क्या कर दिए थे? सिफारिश किए थे। महात्मा गांधी ने भी इस कमेटी के एक सदस्य थे। इस कमेटी की सिफारिश पर चंपारण के किसानों से वसूला गया 25% अवैध धन वापस करने की सहमति बनी थी। वापस करने पर सहमति बनी थी। 25% अवैध धन जो वसूला जा रहा था टैक्स के रूप में, उसको वापस करने की सहमति बनी थी। और एक सदस्य थे चंपारण एग्रेरियन कमेटी के, गांधी जी भी एक क्या थे? सदस्य थे। लेकिन अगर हम सिर्फ अध्यक्ष कौन थे तो कहेंगे कि FG सलाई। क्या बताएंगे? FG सलाई है ना, FG सलाई। उसके बाद है 34 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष और महासचिव कौन थे? अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव। महासचिव जयप्रकाश नारायण। महासचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। हालांकि इस चीज़ को पहले भी क्लियर किए हैं, बताए हैं कि 34 में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था। एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। और नरेंद्र देव जो थे अध्यक्ष थे और सचिव के रूप में जयप्रकाश नारायण थे, है ना। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण। उसके बाद हम आगे बात करेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 42 में हुआ। के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों के साथ किस जेल की दीवार लांघकर फरार हुए थे? तो हजारीबाग जेल। क्या बोलेंगे? हजारीबाग जेल। दीपावली के रात भागे थे हजारीबाग जेल से, है ना। तो जेल से भागने के बाद नेपाल के जंगलों में आज़ाद अस्ता का गठन किया। भूमिगत होकर अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध चलाया। कौन सा युद्ध चलाया? छापामार युद्ध। किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। कौन चलाया? जयप्रकाश नारायण। कौन जेल से भागे? हजारीबाग जेल से, है ना। कब भागे? तो दीपावली के रात, है ना।
आगे है 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले छात्रों की कितनी संख्या थी। तो जो 11 अगस्त है ना, 11 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हो गया था क्या भारत छोड़ो आंदोलन। 8 3 11 3 3 यानी कि 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में गोली कांड हुआ था, जिसमें 7 छात्र क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय भवन पर तिरंगा फहराने के प्रयास में इन छात्रों पर तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट कौन था, W आर्चर के आदेश पर गोलीबारी करी गई। मतलब ये तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट कौन था, ये पूछा जा सकता है, आर्चर था। कौन था, आर्चर। आर्चर के आदेश पर गोलीबारी की गई थी। आर्चर के आदेश पर, आर्चर। 7 छात्राओं के क्या हो गया था बाबू, शहीद हो गए थे। आर्चर के जिला मजिस्ट्रेट का नाम क्या था, आर्चर। आर्चर क्या नाम था, आर्चर। चलो उसके बाद हम देखेंगे भूगोल के पोर्शन देखेंगे, हम इतिहास के पोर्शन से हम बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है और भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो बताएंगे कि 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है बिहार का, और भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। उसके बाद है बिहार उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर। उत्तर से दक्षिण याद करेंगे 3 4 5 ऐसे खाली, बाकी नहीं एक की याद कर लेंगे 483 है ना, 403 4 5 याद कर लेगा, फिर 483 हो जाएगा। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस विभाजन का हिस्सा का एक, सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस भौतिक विभाजन का हिस्सा है, यह किस जिले में है। तो कहेंगे कि सोमेश्वर की पहाड़ी शिवालिक पर्वत क्षेत्र में आता है। शिवालिक क्या है, तो कहेंगे हिमालय की एक सबसे उत्तर वाली भाग है, सबसे दक्षिण वाली भाग है। हिमालय के सबसे दक्षिण वाली भाग है शिवालिक, और बिहार के सबसे उत्तर में चलेगा ये। तो बिहार के सबसे उत्तर वाली क्षेत्र जो है शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में है कौन, सोमेश्वर की पहाड़ी। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। कहाँ है, पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। पश्चिमी चंपारण जिले में क्या है, स्थित है। थोड़ा सा हम लोकेशन इधर देख लेते हैं। क्लियर है, चलो क्लियर है, क्योंकि लोकेशन दिखाएंगे तब जा कर के देखो, ये जो पश्चिमी चंपारण है ना, ये इलाका जो दिखाई दे रहा है, इलाका, यही इलाका में हम बात कर रहे हैं कि सोमेश्वर की पहाड़ी है पश्चिमी चंपारण जिले में। ये कौन सा जिला है, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण के बाद कौन सा जिला आता है, पूर्वी चंपारण आता है। क्या आता है, उधर की ओर जा रहे तो पूर्व रह रहा है ना। अब देखते चलेंगे, इधर पढ़ेंगे उधर लोकेशन में देखेंगे कि कौन कहाँ जिला है। आए इधर दिख रहा होगा नहीं, चलो आगे देखा जाए तो शिवालिक समझ में आ गया कि कहाँ है। यह जो है सीमा जो है किससे टच है, तो कहेंगे कि नेपाल है। पूरा क्या है, नेपाल है। तो नेपाल से क्या है, टच है ना, नेपाल के साथ सटी हुई है। यह राज्य सबसे ऊंची चोटी श्रेणी है ना, राज्य की मतलब भारत बिहार की सबसे ऊंची चोटी श्रेणी है कौन, शिवालिक। और वहीं पर क्या है, एक सोमेश्वर की क्या है, पहाड़ी। अब आगे बढ़ेंगे,
गंगा नदी बिहार के किस ज़िले में प्रवेश करती है और किस ज़िले से बाहर निकलती है? तो ये चीज़ पहले ही बताएं कि बक्सर से में यानी बक्सर में एक स्थान है चौसा, चौसा से प्रवेश करती है और कटिहार से क्या करती है, निकलती है। देखो यही है बक्सर, बक्सर से प्रवेश करती है और निकल जाती है कटिहार की ओर, उधर है ना, इधर देखेंगे तो कटिहार की ओर क्या होता है, निकल जाता है। देखो यहाँ कटिहार है ना, तो यहाँ से जैसे ही प्रवेश करता है कटिहार से बाहर हो जाता है। तो काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 3 सारण में एंट्री करता है ना, ऐसे निकलता है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक कौन छूट रहा है, लखीसराय है ना, लखीसराय में भी एंट्री करता है, बेगूसराय लखीसराय। इसका मतलब है कि ऐसे निकल रहा है, ऐसे, तब जा कर के ये आएगा, है ना। यहाँ पर इसे ऐसे जा रहा है, ये वो नहीं दिख रहा है, ऐसे नदी की धाराएं दिख रहा है और ऐसे निकल रहा है, लेकिन निकल रहा है लास्ट में कटिहार से होकर के बाहर निकल रहा है। तो बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय है ना। लखीसराय में थोड़ा सा इन करता है, फिर लखीसराय के बाद क्या हो जाता है ना, खगड़िया में प्रवेश करता है, खगड़िया में प्रवेश करता है। चलो तो क्या क्या चीज़ में प्रवेश नहीं करता है, तो ध्यान देना है कि प्रवेश कहाँ नहीं करता है, मधेपुरा में नहीं करता है, ठीक है, मधेपुरा में नहीं ले जाना। लखीसराय में प्रवेश, यहाँ शेखपुरा में प्रवेश नहीं करता है। बाबू बहुत प्रश्न बनेगा यहाँ से, शेखपुरा में नहीं बनता है, नहीं जाता है। फिर खगड़िया बेगूसराय में चल गया, समस्तीपुर लखीसराय। कन्फ्यूजन केवल यहाँ पैदा हुआ, हाँ पूर्णिया में, मधेपुरा और पूर्णिया ये दोनों में गंगा की नदी तट नहीं बनाता है ना। सिंपल, यहाँ से भागलपुर और कटिहार होते हुए निकल जाता है, भागलपुर और कटिहार होते हुए कहाँ निकल जाता है, बंगाल की खाड़ी में निकल जाता है उधर। फिर पश्चिम बंगाल में चल जाता है, कहाँ चल जाता है, पश्चिम बंगाल, तब जा कर के बंगाल की खाड़ी में गिरता है। अब यहाँ से देखना इधर कितना होता है, 8, इसमें कितना राज्य है देख लो, 1 2 है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 8 हो जाता है, ये 8 हो जाता है, मतलब 8 इधर है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 8, 8 इधर है, 8 8 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 7, हाँ नहीं लोकेशन नेपाल के साथ देख रहे हैं। उसके बाद ये 3 गो इधर है, तो क्या याद करेंगे, 8 8 7 3, क्या याद करेंगे, 8 8 7 3। ये बोलेगा कि बताओ झारखंड के साथ कितना जिला लगाता है, तो 8, इधर क्या है, झारखंड, इधर क्या है बाबू, झारखंड है ना, देख के लिख देते हैं झारखंड है। इधर क्या है, यूपी है, अरे इधर क्या है बाबू, यूपी है, इधर क्या है यूपी, इधर क्या है नेपाल, इधर क्या है पश्चिम बंगाल, क्या है पश्चिम बंगाल, उधर पश्चिम बंगाल है। चलो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं यहाँ से। तो इन्हें मधेपुरा पूर्णिया, क्योंकि इसमें ऑप्शन लगा सकता है, बोलेगा कि निम्न में से किस जिला से होकर गंगा नदी नहीं गुजरती, तो तुमको ये देखना होगा कि कौन से गुजरता है ना। चलो आगे देखते हैं। ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, तो नवादा जिले में। कौन से जिले में, नवादा जिले में। बिहार के किस जिले में, तेलहर, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात है, तो कैमूर जिले में, क्या है, कैमूर जिले में तेलहर कुंड है, कैमूर जिले में। देखो कैमूर जिला का लोकेशन देखो, यही पटना है, यहाँ निकलना है, जाना है पटना से अरवल, अरवल से रोहतास होते हुए इधर मुजफ्फरपुर, तो यहीं से निकल जहाँ मारेगा इधर
पता नहीं किस लिए इतना दूर दूर एग्जाम सेंटर भेजता है। आगे है, गंडक नदी, गंडक नदी गंगा के किस स्थान पर आकर मिलती है? तो यही गंडक नदी है बाबू, सोनपुर के पास मिलती है, जो मेला लगता है ना, एशिया का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है ना। पलहेजा घाट, पलहेजा घाट पर आकर मिलती है। कहाँ मिलती है? पलहेजा घाट पर आकर मिलती है। चलो उसके बाद आगे देखते हैं। बिहार के किस भाग में मुख्य रूप से पुरानी जलोढ़ पाई जाती है? अब ध्यान देगा, यहाँ जब हम नदी देख लेते हैं ना तो बहुत सारे प्रश्नों को हम बना सकते हैं। देखो यही नदी है ना, ये नदी को हम गुजार रहे हैं। कहाँ कहाँ से नहीं जा रहा है? तो शेखपुरा से नहीं आ रहा है, देख लेना, शेखपुरा। कौन लाल से लिख रहे हैं क्या? पहला शेखपुरा से नहीं गुजर रहा है, शेखपुरा से नहीं गुजर रहा है, ठीक है, क्योंकि लगेगा कि घुमा देने में है कि कने में घुमा दे, अगर लाइन खींचेगा तो शेखपुरा से नहीं गुजरता, तो लाइन ले ही नहीं जाना हूँ। उसके बाद है फिर इधर पूर्णिया और जो भागलपुर के उत्तर में है ना, भागलपुर के क्या उत्तर में, तो कौन कौन है? मधेपुरा, पूर्णिया, मधेपुरा और पूर्णिया, ये सब से नहीं गुजरता है ना। ये दोनों जो है उत्तर में है। किसके उत्तर में है? भागलपुर के उत्तर में। अब हम देख रहे हैं कि हाँ, अभी जो एरिया है, ये गंगा नदी है, ये उत्तरी, उसको उत्तरी बिहार कह देते हैं, इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी बिहार। ये दक्षिणी बिहार हो जाएगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी, साउथ बिहार, है ना। इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ बिहार, है ना, ऐसे बोलेंगे, साउथ और नॉर्थ। पटना जो हम लोग रह रहे हैं, एक साउथ में रह रहे हैं कि नॉर्थ में रह रहे हैं? बोलो। हम लोग साउथ में रह रहे हैं, है ना, साउथ में रह रहे हैं। जब हम साउथ में रह रहे हैं तो साउथ वाला पर बात करेंगे तो ध्यान देगा, जब हम साउथ पर बात करते हैं तो ध्यान देगा कि पुरानी जलोढ़ बिहार के दक्षिण बिहार मैदान में, जैसे गया, पटना, रोहतास, जहानाबाद, ये सब दक्षिण में आता है। ये पूरा बातें दक्षिण में आता है, लेकिन ये लोकेशन किसका दे रहा है? जो आसपास के गंगा के आसपास के किनारे हाँ क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र की बात कर रहा है। तो दक्षिण बिहार के मैदान, क्योंकि यहाँ पर ये नीचे एरिया कुछ भाग जो है ना कि मैदानी इलाका नहीं है, स्पेशल नहीं है, कुछ पठारी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, क्योंकि ये सब खंड और था जो कि चल गया झारखंड के साथ निकल गया, तो ये चीज़ें हैं। फिर इधर भी कुछ पठारी इलाका है, तो ये चीज़ जो बीच वाला दिख रहा है यही मैदानी इलाका दिख रहा है। तो मैदानी इलाका पर हम बात कर रहे हैं। मैदान में गया, पटना, रोहतास और जहानाबाद जैसे ज़िलों में उत्तर बिहार, हाँ क्या है बाबू? जलोढ़ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। जलोढ़ मतलब जलोढ़ मिट्टी पाया। जलोढ़ मिट्टी दो तरह के होते हैं, एक बांगर, एक खादर, एक बांगर, एक खादर। तो हमारे यहाँ जो होता है वो खादर, बांगर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बांगर। और उत्तरी बिहार में क्या पाया जाएगा? खादर। तो ध्यान देगा, इधर जो है ना, इधर ये नदी है, ये गंगा है, ये क्या है? गंगा। अब गंगा, अब ऐसे हो गया, इधर क्या हो जाएगा? बांगर, है ना, इधर हो जाएगा खादर। तो खाब, अब खाब याद कर लो, चाहे ऐसे भी याद कर सकता है। खादर, द है ना, अच्छा, खग याद हो जाएगा, खग। अब ये कैसे याद? खग का मतलब क्या समझना? खग मतलब खादर, ग मतलब बांगर, ग आ रहा है ना, तो ये ऐसे याद रखना, है ना। ऊपर क्या है? खादर, और नीचे क्या है? बांगर। उधर ऊपर क्या है? खादर, नीचे क्या है? बांगर। गंगा नदी के उत्तर में क्या है? खादर, सॉरी उत्तर में नहीं, मिस्टेक हो रहा है। हाँ उत्तर, सही बात है। उत्तर में क्या है? खादर है, दक्षिण में क्या है? बांगर है। बांगर में ग आ रहा है ना, बांगर में ग आ रहा है कि नहीं, तो खादर हो जाएगा, बांगर हो जाएगा। जबकि दक्षिण बिहार पुरानी जलोढ़ पाई जाती है। ये दोनों, जलोढ़ का मतलब होता है जलोढ़ मिट्टी, है ना, लेकिन पुरानी जलोढ़ को हम क्या कहते हैं? बांगर, और नई जलोढ़ को खादर कहेंगे। तो हमारे यहाँ नई जलोढ़ है कि पुरानी जलोढ़ है? हाँ, हम लोग के यहाँ पुरानी जलोढ़ है, क्योंकि हम लोग पटने ज़िला में रहते हैं, है ना। तो पुरानी जलोढ़ यानी बांगर। अब इसके बाद हम देखेंगे बिहार के कौन से बिहार का सबसे गर्म और ठंडा ज़िला कौन है। तो चले आओ, हम किधर आ जाएंगे? गया की ओर निकलेंगे।
ये जो इलाका जो दिखाई दे रहा है बहुत ठंडा भी होता है और बहुत गर्म भी होता है। आगे अपनी विशेष पथरीली और भौगोलिक बनावट है ना के कारण गर्मियों में सर्वाधिक गर्म और ठंड सर्दियों में सर्वाधिक ठंडा होता है। ये सब जो है ना पथरीली भौगोलिक होता है, ज़्यादा मैदानी इलाका नहीं है। हमारे ऐसा मैदानी इलाका नहीं है वहाँ पर, है ना, पहाड़ी इलाका मिलता है। उसके बाद है बिहार के कितने ज़िले नेपाल के साथ साझा करते हैं। देखो पहले ही हम लिख दिए 7 ज़िले। अब बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। देखो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। समझ में आ रहा है। यही नोट में बताए थे कि कोना कोना वाला एगो ये आता है कोना में, है ना, एगो ये कोना में आता है, रोहतास बोले थे ना कोना में आएगा, फिर एगो इधर कोना में आएगा, है ना, एगो ये कोना में आएगा। याद रखना कोना कोना वाला पूछेगा तो। चलो 4 कोना दिखाई दे रहा है। उसके बाद है बिहार। बिहार, हाँ, अब हम पढ़ लिए भौगोलिक स्थिति। तो भौगोलिक स्थिति पढ़ लिए तो हम इसको आगे ले जाते हैं। समझ में आ रहा है कितना प्रश्न बनेगा, बहुत सारा प्रश्न बनेगा यहाँ से। इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। अब सीट पर बात करेंगे, यानी कि हम आगे राज्य व्यवस्था, बिहार के राज्य व्यवस्था पर बात करेंगे। बिहार के विधानसभा में टोटल कितने सीटें हैं पहले देख लेने। पहले देख लो बाबू बिहार के, है ना, इससे लिखते हैं बिहार विधानसभा में टोटल कितने सीटें हैं बाबू, सीट, है ना, कितना सीट है 243। क्या बोलेंगे 243। बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं 243। कुल 40 सीटें आरक्षित श्रेणियों के लिए आती है ना, जिसमें एससी के लिए कितना आता है बाबू 38, एसटी के लिए कितना आता है 2। अब कैसे याद करेंगे, दो में कटोरिया और मनिहारी ये जनजाति है एसटी के लिए। कटोरिया क्या बोलेंगे, कटोरिया मनिहारी, कटोरिया, और एक हो जाएगा मनिहारी। तो कटोरिया मनिहारी हो जाएगा। 2 सीट कैसे याद करेंगे, ST T for 20, T से 20 मतलब 20। अब 20 में हम दोनों के जोड़ेंगे, 2 + 0 बराबर क्या हो जाएगा 2, 2 + 0 बराबर 2। अब बाकी एससी में 38 हो जाएगा, एससी में कितना हो जाएगा 38। ये आरक्षित श्रेणी के कुल कितने सीटें हैं आरक्षित 40, बाकी टोटल कितने सीटें हैं 243। चलो आगे पढ़ेंगे। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष और कौन से मुख्यमंत्री थे। तो कहेंगे कि 1968 में पहला बार बिहार में, है ना, 1968 में पहला बार बिहार में क्या लगा था, पहला बार बिहार में क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा था, है ना, राष्ट्रपति शासन बोलो कौन से आर्टिकल में बताता है, राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल में बताता है 352। 56 में क्या बताता है, और वित्तीय आपात का बताता है 360 में। तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन 356 में बताएगा। राष्ट्रपति शासन कब बताएगा 56 में, और 52 में क्या बताएगा, राष्ट्रीय आपात। क्या बताएगा, राष्ट्रीय आपात, जब देश की खतरा हो जाए बाहरी से, है ना, बाहरी युद्ध के कगार आ जाए, है ना, वैसे केस में। तो 52 होता है, 356 आर्टिकल काम करता है राष्ट्रपति शासन। ये राज्यों में सब जब संविधान जो है कि संविधान के अवमानना हो या संविधान को मान न रहा हो, वैसे केस में ये राष्ट्रपति के द्वारा शासन लाया जाता है ना। जब मुख्यमंत्री पार्टिकुलर कोई विशेष राज्य के मुख्यमंत्री संविधान से विचलित हो गए हैं, है ना, मान नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति में पहले उनको प्रभाव से रोकने के लिए पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और ये क्या है बाबू 356 आर्टिकल के तहत। उसके बाद हम आगे देखेंगे बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष किया गया था। तो 1968 में किया गया था। अच्छा, उस समय कौन थे मुख्यमंत्री, प्रश्न ये पूछता है। भोला पासवान। कौन थे, भोला पासवान। ऐसे याद करेंगे कि भोला पासवान, भोला होते हुए भी
संविधान को नहीं मान रहे होंगे, कोई तो ऐसी गतिविधियाँ किए होंगे जिससे लगा कि राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, है ना। भोला होते हुए भी ऐसे सोच करके आंसर चलेंगे। उसके बाद आगे है, जब हम आगे की ओर निकलेंगे तो भोला पासवान पढ़ लिए बिहार, हाँ, बिहार विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव बिहार के स्थानीय निकायों, है ना, का कोटा कितना होता है, तो 1 बटा कुल सदस्य का क्या होता है, 1/3 भाग होता है ना। विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में बिहार के स्थानीय कोटा का, स्थानीय निकायों का कोटा कितना होता है, 1/3 भाग होता है। आगे, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, जय रामदास दौलत राम, जय रामदास दौलत राम। ये क्या थे, स्वतंत्र भारत के समय, स्वतंत्र भारत के समय। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो 3 फरवरी 1916 को, है ना। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 को हुआ था, पटना विश्वविद्यालय, है ना। तो कई बार प्रश्न पूछा है, तो ये 17 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, है ना। पटना उच्च न्यायालय 3 फरवरी 1916, 3 फरवरी 1916 को। उसके बाद हम आगे निकलेंगे तो अब देखेंगे कि बिहार की अर्थव्यवस्था एवं बजट। चलो फिर यहाँ देखा जाए कि क्या लिखा है बाबू। यहाँ पर लिखा है कि बिहार की आर्थिक व्यवस्था बजट। अब यहाँ है, बिहार के कितने जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा देने सर्वाधिक भंडारण किस जिले में है, तो रोहतास अमझोर क्षेत्र में। अब रोहतास देखो कहाँ पर है, यही रोहतास है बाबू, ये क्या है, रोहतास है। यही अमझोर क्षेत्र में क्या है, पायराइट्स का सर्वाधिक उत्पादन होता है। पायराइट्स का भंडारण 95% अकेले बिहार राज्य करता है। उर्वरक उद्योग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी उर्वरक को लगाने के लिए, और मतलब उर्वरक क्या करे, उर्वरक उद्योग, है ना, यानी जहाँ पर खाद बनता है, खाद वहाँ के लिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है पायराइट्स। आगे है बरौनी तेल शोधक कारखाना। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी, तो बरौनी कहेगा, है ना, बरौनी कहेगा तो तेल शोधक, तेल लगाने गया। देखो सोवियत संघ, जिसको आज क्या कहा जा रहा है, रूस कहा जा रहा है ना, रूस, यानी रूस करके क्या किया, तेल शोधक कारखाना, यानी बरौनी तेल लगाने लगा, ऐसे रूस करके। तो थोड़ा सा रूस याद हो जाएगा, जैसे ही आंसर आ जाएगा। आई कब हुआ था बाबू, 1964 में। कब हुआ था, 1964 में। बरौनी तेल शोधक कारखाना 1964 में स्थापित किया गया था। बिहार कृषि रोड मैप 4 का कार्य अवधि क्या है, तो 23 से 28 है। क्या है, 23 से 28 ये रोड मैप 4 कार्य की अवधि है। आगे है, बिहार का कौन सा जिला प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम पर सबसे अधिक शीर्ष पर है और सबसे नीचे है, तो सबसे शीर्ष पर कौन है, तो कहेंगे पटना। सबसे कम पर कौन है, शिवहर। शिवहर के बड़ा रोचक कहानी चल रहा है। शिवहर में क्या रोचक कहानी चल रहा है, इसे समझना। हम शिवहर में क्या बताएं, पहले तो शिवहर की बात अगर करते हैं, शिवहर, है ना, तो यहाँ जनसंख्या या घनत्व सबसे अधिक है, सबसे अधिक आओ, सबसे अधिक है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। और शिवहर के बारे में क्या है कि वहाँ लोग पूजा करे तो गए शिव जी के, लेकिन पढ़े कम, तो सबसे साक्षर कम है, सबसे साक्षरता दर कम है। हम सब 2011 के अनुसार बता रहे हैं। उसके बाद शिवहर की यदि बात करें तो शिवहर जो है कि काम करने में, यानी कि भगवान के शिव जी के पूजा करने में लोग समय बिता रहा है, तो कमाएगा तब ना आर्थिक स्थिति सही होगा। तब प्रति व्यक्ति आय भी कम है शिवहर में। प्रति व्यक्ति आय क्या है बाबू, आय सबसे कम। पढ़ने में भी सबसे कम, और जनसंख्या बढ़ा लिया बहुत ज़्यादा, क्योंकि एरिया इस यहाँ पर कम है। और शेखपुरा, लेकिन ध्यान देना, शेखपुरा जो है ना, लिखा होगा शेखपुरा, हम इधर बैक लेते हैं ना तो शेखपुरा हमें मिलेगा। शेखपुरा, शिवहर यही है, देखो बाबू यहाँ शिवहर है ना, शिवहर दिख रहा है ना। शिवहर और शेखपुरा भी छोटा दिख रहा है, शिवहर भी छोटा दिख रहा है ना।
बिहार का क्षेत्रफल का अनुसार सबसे छोटा जो जिला है वो शिवहर है। यदि आपका सवाल जनसंख्या शिवहर क्या है बाबू, और ये क्या है शिवहर, शिवहर के बारे में और क्या देख रहे हैं? जी निकलेगा कैसे? अच्छा हाँ, अगर शिवहर के बारे में हम देखें तो शिवहर में क्या है, शिवहर सबसे छोटा जिला है। शिवहर क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है, सबसे छोटा जिला, छोटा जिला। शिवहर क्या है, सबसे छोटा जिला है। अगर शिवहर के बाद हाँ सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से, अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो शेखपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेखपुरा। शेखपुरा हो जाएगा जनसंख्या के हिसाब से। 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला हो जाएगा राज्य शेखपुरा हो जाएगा। राज्य बोल रहे हैं, जिला क्या हो जाएगा? शेखपुरा हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला क्या हो जाएगा? शेखपुरा हो जाएगा। और यहाँ सबसे छोटा जिला क्या है? शिवहर है। तो शिवहर के बारे में रोचक कहानी इसलिए दिख रहा है कि यहाँ घनत्व ज़्यादा है, पढ़ाई लिखाई कम है, आय कम है। ऐसे करके पढ़ेंगे ना तो याद ज़्यादा रहेगा। और सबसे अधिक है, और क्षेत्रफल सबसे छोटा है, सबसे कम क्षेत्रफल है। और जनसंख्या क्या है? सबसे कम जनसंख्या बोलेंगे तो क्या है? शेखपुरा में। कहाँ है? शेखपुरा में। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? तो शेखपुरा में। चलो अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। शेखपुरा देख लिए, और प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा कहाँ है बाबू? पटना में। शेखपुरा में सबसे कम है। अब 2011 के अनुसार पुनः देखते हैं, कुछ बातें मिल रहा है हमें। तो 2011 के अनुसार बिहार के लिंगानुपात देखा जाए, सेक्स रेशियो, तो कितना है? 918। कितना है? 918 है। जबकि शिशु लिंगानुपात कितना है? 935। तो 918 935 है ना, 935 है ना। 18 जो है ये लिंगानुपात है, लेकिन शिशु लिंगानुपात कहेंगे तो क्या आ जाएगा? 35। शिशु लिंगानुपात कहेंगे तो क्या होगा? 35 हो जाएगा। चलो ऐसे मान के चलो कि कोई समझदार लोग जो है ना, कि अगर उसे 18 रुपया मिल जाए तो मान लेता है, लेकिन अगर वही बच्चा रहेगा ना, शिशु रहेगा, तो वो कहेगा कि हमें और चाहिए। तो मतलब थोड़ा सा कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के प्रेशर होगा ना, तो कभी या कभी वो में चकरा जाएगा जखनी ना, तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। समझ, यहाँ तो लग रहा है कि वो ये नहीं हो जाएगा, यहाँ ना लग रहा है, वहाँ में यही सवाल वहाँ पर बहुत टफ दिखाई देगा। चलो उसके बाद हम देखेंगे बिहार के किस जिले में सबसे अधिक और सबसे कम लिंगानुपात है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात देख रहे हैं तो कहाँ है? गोपालगंज में है। कहाँ है? गोपालगंज में 1021 सबसे ज़्यादा है लिंगानुपात। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है? गोपालगंज में। और मुंगेर में आप फिर देखो, अब बताओ कि गोपालगंज कहाँ है? बोलो गोपालगंज कहाँ है? दिख गया गोपालगंज कहाँ है? यूपी के साथ लगा रहे है ना, यूपी के साथ लगा रहे हैं, साझा कर रहा है। किसके साथ साझा कर रहा है? यूपी के साथ साझा कर रहा है सीमा को, गोपालगंज। तो गोपालगंज में सबसे ज़्यादा क्या रहा है? सबसे ज़्यादा क्या रहा है? तो कहेंगे गोपालगंज में जो लिंगानुपात है वो क्या रहा है? सबसे ज़्यादा रहा है। और 1021 कितना रहा है? 1021 पूछा जा सकता है। 1021 मुंगेर में सबसे कम। मुंगेर कहाँ है? मुंगेर यहाँ है, जो कि नदी से निकल रहा है ना, मुंगेर। तो यही मुंगेर, ये क्या है? मुंगेर में सबसे कम, यानी 876 बैक लेकर के लिखेगा, 678 है ना, सबसे कम लिंगानुपात है 678 है ना, 678 पूछा जा सकता है तो बता देगा। आगे बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? महिला और पुरुष दोनों में। तो रोहतास। कई बार बोले होंगे कि वहाँ रो करके, लेकिन बहुत बढ़िया से पढ़ लिख लिया।
37 यानी 7 3 फिर दोहराओ 7 3 3 7 7 3 फिर दोहरा दो 3.7% है ना। कहाँ? तो रोहतास। न्यूनतम साक्षरता दर वाला बिहार का जिला कौन है? तो पूर्णिया। पूर्णिया यहाँ पर है, जो कि गंगा नदी के साथ ये सीमा साझा नहीं करता है ना। तो ये क्या है? पूर्णिया। पूर्णिया में जो है कि सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला क्या है? सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है, यानी सबसे कम पढ़े लिखे जिला कहाँ है? पूर्णिया, है ना। क्योंकि पूर्णिया जो है ना कि सबसे कम क्या है बोला जाए तो साक्षर है। पूर्णिया कितना है बाबू? 51.08%। 51.08%। यदि केवल महिला के न्यूनतम पूछा जाए, महिला पुरुष दोनों का समग्र पूछा है, यदि केवल महिला को पूछा जाए तो सहरसा जिला बताएंगे। क्या बताएंगे? सहरसा जिला बताएंगे। क्या बताएंगे? सहरसा जिला बताएंगे। बताओ सहरसा कहाँ है? यूपी के साथ सारण लगा रहे हैं। सहरसा बताओ कहाँ पर है? खगड़िया के ऊपर सहरसा। देखो यही सहरसा है। ये क्या है? सहरसा। यही सहरसा जिला में क्या है? तो बोलेंगे कि यही सहरसा जिला में अब महिला के सबसे न्यूनतम पढ़ाई लिखाई हुआ है। अब क्यों रहा है इसका एक हम बताते हैं। सहरसा हर महिलाओं, मतलब सहरसा कुछ ऐसा इसमें वर्ड में कुछ ऐड कर लो कि जिससे लगे कि महिला जो है कि पढ़ी नहीं है ना। सहरसा में पढ़ी नहीं, सबसे कम महिला की साक्षरता दर यहाँ पर मिला है। और अगर हम पूरा ऑल ओवर में देखा जाए तो पूर्णिया आ जाएगा। 51 पॉइंट क्या हो जाएगा? 08%। 51.08%। और सबसे ज़्यादा राम कहाँ है? सबसे ज़्यादा रोहतास 73.37% है ना, रोहतास में हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे फिर उसके बाद हमें क्या देखना है। हाँ, आगे है कि 2001 से 11 है ना, 10 वर्ष के अंतर होता है तो इसलिए दशकीय कहा जाता है। तो 2001 से 11 के दौरान बिहार में दशकीय वृद्धि कितना हुआ था? 25.42%। क्या बोलेंगे? 25.42% वृद्धि हुआ था। 25.42% क्या हुआ था? वृद्धि हुआ था, दशकीय वृद्धि। हालांकि 2021 में अगर इसकी जनगणना हो जाता ना, कोरोना नहीं आता और मामला ऐसा रहता कि जनगणना हो जाता, तो एग्जामिनर फिर ये डेटा को भूल जाता, लेकिन नहीं होने की वजह से इस डेटा को दोहरा रहा है। और एक बात और है, वो सोचता ये नहीं है कि जो करंट, वो सोचता है कि याद कितना चीज़ों को रखने वाला ही विद्यार्थी है। क्योंकि अगर कोई रिजल्ट निकालेगा इसका मतलब याददाश्त मजबूत है, सब काम याददाश्त पर है। तो कोई के काम किया, पता चला कि तो याद भुला गया कि तू किया था किसी को काम, तो ऐसे वैसे के तो चुनेगा नहीं ना। मेन याद रखना है। पढ़ने के लिए बहुते लोग पढ़ लेता है, पढ़ना आसान है, पढ़ने के लिए छात्रों लाखों छात्र पढ़ लेते हैं, लेकिन काम उसको बनता है जो बहुत बढ़िया से उसको रीड करके याद रख लेता है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला अभी बता रहे 1880 है शिवहर। शिवहर के बारे में बात कर रहे थे ना अभी। शिवहर में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। कितना है? तो हम बताएंगे 1880। क्या बताएंगे? 1880 है ना, 1880। आगे देखा, बिहार में न्यूनतम शहरीकरण है ना, सबसे कम शहरीकरण कौन से जिला में देखा गया? तो समस्तीपुर और बांका जिला में सबसे कम शहरीकरण हुआ, लगभग 3.5%। हरिहर क्षेत्र मेला बोला जाता है सोनपुर मेला को। सोनपुर मेला को क्या बोला जाता है? हरिहर क्षेत्र मेला कहा जाता है। किन दो नदियों के संगम पर आयोजित होते हैं? तो गंगा और गंडक नदी के संगम पर होते हैं। यह एशिया के सबसे बड़ा पशु मेला है, जो हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। कब से प्रारंभ होता है? कार्तिक पूर्णिमा से क्या होता है? प्रारंभ होता है ना, कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। बिहार के किस कला पेंटिंग को GI टैग प्राप्त है? यह नेपाल के तराई में प्रसिद्ध है। तो कहेंगे कि नेपाल की तराई में क्या है प्रसिद्ध? मिथिला पेंटिंग है ना, मिथिला पेंटिंग मधुबनी आर्ट, मिथिला पेंटिंग मधुबनी आर्ट
है ना। मिथिला पेंटिंग मधुबनी आर्ट जो है इसका GI टैग क्या है, प्राप्त है। अब यहाँ से देखना ये चीज़, इधर जो मधुबनी दिखाई दे रहा है ये चीज़ जो है कि क्या है, किसके तराई में है, बोलो, नेपाल के तराई जिला में, नेपाल देश के तराई में। अच्छा, प्रश्न तुम लोग से हम एक करते हैं, बताओ कितने मतलब बिहार जो है कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? राज्यों के साथ न बोल रहे रे पागल, राज्य बोल रहे हैं ना, कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं? 4 राज्यों के साथ। ध्यान देना, नेपाल को भी राज्य में काउंट लोग कर लेता है, नेपाल राज्य नहीं उद्देश्य है। तो 3 राज्यों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। 4 वाला नहीं मारेगा ना कि चारों पट्टी दिमाग लगा देगा, है ना। नेपाल को हटा देना है। कौन से कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साझा करता है, तो 1 कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब नेपाल। बात समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं, बिहार के किस, ये तो बता दिए, वही है मधुबनी जिला, मधुबनी पेंटिंग। बिहार के किस प्रसिद्ध लोक नाटक में केवल महिला भाग लेती है, जट जाटिन के साथ खेला जाता है? इसमें जट जाटिन नाम हमको तो सुन के गजब लगता है। जट जाटिन में केवल महिलाओं के द्वारा भाग लिया जाता है, और इसका सामा चकेवा या फिर जट जाटिन बिहार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बराबर एग्जाम में पूछता है जट जाटिन। अब क्या लगता है, क्योंकि थोड़ा सा इस चीज़ को भी बरकरार रखना होता है, जो परंपरा से आते रह रहा है ना, कोई पर्व, कोई त्यौहार, प्रश्न पूछने का एक उद्देश्य यही होता है कि कम से कम उसके बारे में लोग जाने, पढ़े, है ना। आगे है, बिहार का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, जिसका जन्म सिमरिया बेगूसराय में हुआ था? अब बेगूसराय बताएगा, बेगूसराय कहाँ है? देखो, बेगूसराय से नदी जा रही है, गंगा नदी, है ना। तो यहीं के रहने वाला बिहार का राष्ट्र क्या है, राष्ट्र कवि किससे कहा जाता है, तो कहेंगे रामाधारी सिंह दिनकर को। किसको कहा जाता है? रामाधारी सिंह दिनकर को। बेगूसराय सिमरिया में जन्मे व्यक्ति है जिनको बिहार के राष्ट्र कवि कहा जा रहा है। और इनकी प्रमुख जो है कालजयी प्रमुख इनकी रचनाएं क्या है, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, ये सब शामिल है, जिसे उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ये रामाधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रेणुका, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी क्या है, इनकी रचना है। आगे है, जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था? तो 1999 यानी कि 1999 में दिया गया था, मरने के बाद भारत रत्न। आगे है, उनके परिवार को दिया जाता है ना हो। आगे है, नालंदा महाविहार को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब डाल दिया? नालंदा महाविहार को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? तो बोलेंगे 2016 में। कब? 2016 में। अब बोध गया के महाबोधि मंदिर को 2002 में। तो 2016 2002 याद रखिएगा। नालंदा 16 महाबोधि 2, नालंदा 16 महाबोधि। तो इसका मतलब पहले महाबोधि को ही तो डाला गया, उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को की सूची में डाल दिया गया। उसके बाद है, बिहार के उदयंत झील पक्षी अभयारण्य, प्रसिद्ध कांवर झील, है ना, कांवर झील किस राज्य में, कांवर झील जिसको कांवर ताल भी कहा जा रहा है, किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय जिले में स्थित है कांवर झील। बेगूसराय कहाँ है? देखो, यही बेगूसराय है ना, बेगूसराय दिखाई दे रहा है ना, यही बेगूसराय सिमरिया के वो क्या है, रामाधारी सिंह दिनकर हैं, जो बिहार के राष्ट्र कवि के नाम से जाने जा रहे हैं, है ना, यही बेगूसराय। और यही बेगूसराय के वो भी है। और उसके बाद आगे देख रहे हैं, बेगूसराय जिला में है, क्या है, और ये एशिया के सबसे प्रसिद्ध, क्या बोलेंगे, एशिया के सबसे प्रसिद्ध बड़ी शुद्ध जल की गोखर झील है ना, जो, और यह बिहार का पहला रामसर साइट घोषित स्थल है ना। उसके बाद आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा मुंडेश्वरी मंदिर। मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो कैमूर जिले में, यही है मुंडेश्वरी मंदिर, है ना, मुंडेश्वरी मंदिर। इस मंदिर में भारत का सबसे पुराना निरंतर कार्यात्मक मंदिरों में से एक जाना जाता है, नियमित पूजा होती है। तो ये चीज़ हम देखें कि बिहार से संबंधित जानकारी ले, बाकी मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।